आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा मैं बस अपनी निगाहें डिस्प्ले की ओर घुमाए जा रहा था, जहां अभी तक मेरे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैं करीब 6 सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा हूं, जहां मुझे छुट्टियां बिताना काफी अच्छा लगता है। खैर, ट्रेन नहीं आने पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो मैं चुपचाप वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं भी ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन ठीक सुबह के 11 बजे खुल गई। अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं ठीक 2 बजे तक नानी घर के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2 बजे तक उस स्टेशन पर उतर गया और रिक्शा करके नानी के घर आ गया, जहां सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, खासकर अपने मामा से मिलकर। मैं अपने मामा के काफी करीब था। अभी मैं और मामा बातें कर ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, विपुल, आज रात को मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो तू भी चलेगा मेरे साथ? इस पर मैंने बिना सोचे समझे ही मामा को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी मामा के साथ मछली पकड़ने में काफी अच्छा लगता था। दरअसल मेरे मामा नाव लेकर नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ा करते थे और सुबह होते ही उन मछलियों को बाजार में बेच आते। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अंधेरा होते ही रात का खाना लेकर नदी के पास आ गए, जहां मामा ने मुझसे कहा, विपुल, तू नाव में बैठ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चढ़कर बैठ गया और मामा भी रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारा नाव काफी छोटा था, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ या सो सकते थे। मामा नाव को चप्पू के सहारे चलाए जा रहे थे। चलते चलते हम घाट से काफी दूर आ गए थे, मगर अभी तक हमें एक भी मछली नहीं मिली थी। जिस पर मामा ने कहा, लगता है कोई नाव अभी अभी मछली पकड़ कर गया यहाँ से, इसलिए मछली नहीं मिल रही। जिस पर मैंने कहा, तो क्या करें मामा अब? इस पर मामा ने कहा, हम लोग नाव को अभी किनारे पर लगा देते हैं और सो जाते हैं, फिर आधी रात को उठकर मछली पकड़ेंगे। ये तो सच बात थी कि मछलियां आधी रात को ही ज्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को किनारे ले आए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहां अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी उस जगह से। देखने से तो वो जगह काफी डरावनी मालूम पड़ रही थी। जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा, कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? जिस पर मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, मामा, आप तो रात रात भर नदी में घूमते रहते हैं ना, आपने कभी भूत वूत देखा है? जिस पर मामा ने कहा, नदी में नहीं, मगर देखा है। इतना सुनने के बाद मैं अब कहाँ चुप रहने वाला था। जिस पर मैंने मामा से कहा, आपने कहाँ देखा है और कब देखा है? इस पर मामा ने बताना शुरू किया। दरअसल आज से करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं शाम को ही मछली पकड़ने घर से निकल आया था, मगर उस शाम मुझे काफी सारी मछलियां मिल रही थी और ठीक रात के 10 बजे तक मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ लीं। गर्मी का मौसम होने के कारण मैंने तय किया कि जल्दी ही जाकर इन मछलियों को बाजार के दुकानदारों को बेच आता हूँ। ये तय करने के बाद है मैं अपने घर आ गया और अपनी साइकिल पर सारे मछलियों को लेकर निकल गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था।
सन्नाटा इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि रात कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रास्ते पर आदमी तो दूर, कोई कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं अब 2 आदमियों का भार साइकिल पर महसूस करने लगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? मैं तो अकेला ही जा रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से कुछ चबाने की आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियों को निकाल कर चबाई जा रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, जिस कारण साइकिल से मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरे मछली से भरे थैले को लेकर जंगल के भीतर चली गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पीछे जा सकूं, लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और काफी तेजी से घर की तरफ भागने लगा। उस दिन शायद मछलियों की वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना उस रात वो औरत मुझे चबाती। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो एक पिशाचनी थी जो उस रास्ते के एक बड़े से इमली के पेड़ पर रहती है। मामा जी की आप बीती खत्म होते ही हमने रात का खाना खा लिया और नाव पर ही लेट गए। लेटते ही मामा जी के खर्राटों की आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। मैं भी अपने आप को काफी अकेला महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते मेरी पलकें भारी होने लगी और नींद ने मुझे भी अपने आगोश में ले लिया। फिर काफी तेज आवाज से मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल ठीक हमसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर उसके धड़ से अलग उसके हाथों में था। वो कटा हुआ सर बस मुझे ही देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान चलकर हमारे नाव के पास आया और हमें करीब से देखने लगा। मैं किसी लाश की तरह चुपचाप नाव पर ही लेटा हुआ था। काफी देर नाव के पास खड़े रहने के बाद वो शैतान वापस से उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और एकटक हमें घूरने लगा कि तभी सारी बातों से अचानक मामा जी उठकर बैठ गए। उन्हें देखकर वो शैतान वापस से हमारे पास आ गया और मामा जी का गला पकड़कर नाव से खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मामा ने चिल्लाकर कहा, विपुल, नाव के अंदर एक पोटली में भभूत है, उस भभूत को इस शैतान के ऊपर छिड़क। मामा की इस बात को सुनकर मैं भागकर नाव के पास गया और पोटली ढूंढने लगा। वो शैतान मामा जी के गले को इतनी तेजी से दबा रहा था कि मामा जी पूरी तरह से छटपटाने लगे थे कि तभी मुझे वो पोटली मिल गई। मैंने झट से उस पोटली को खोला और उसमें से भभूत निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो शैतान हवा में धुआं हो गया। हमने भागकर नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर अपने घाट पर आ गए। सुबह हमें पता चला कि वो आदमी एक राक्षस था जो आए दिन रात के वक्त दिख जाया करता है और मौका मिलने पर लोगों को मार देता है। गांव के कई मछुआरों को उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया है। उस रात तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं और मामा जी अभी भी उस हादसे को याद करके सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूँ। तस्वीरें खींचना मुझे काफी पसंद है। जिंदगी में तो नहीं, तस्वीरों से ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। इसलिए मैं आए दिन जगह जगह तस्वीर खींचने जाता रहता हूँ। इस बार भी तस्वीर खींचने के लिए ही सितारापुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ काफी सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियां हैं। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, क्योंकि बस अब लगभग सितारापुर के करीब पहुंच चुकी थी। दोपहर का समय था और ठंड का मौसम। उस ठंड में धूप लोगों को एक नई जिंदगी दे रही थी। करीब और 5 मिनट के बाद बस सितारापुर पहुंची। मैं बस से नीचे उतरा और कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं थी। तभी मुझे वहीं पास ही में 2-4 ऑटो वाले खड़े नजर आए। मैंने उन लोगों को पहाड़वन जाने के लिए कहा, मगर उनमें से कोई भी पहाड़वान जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऑटो वाला राजी हुआ, मगर वो भी 2 गुना भाड़े में। उसका कहना था, साहब उधर कोई सवारी नहीं मिलती, आपको छोड़कर ऑटो खाली ही आएगी तो क्या फायदा। अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। जिसके बाद ऑटो मुझे लिए चल पड़ी पहाड़वन की ओर। दोपहर के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, किसी काम से जा रहे हैं पहाड़वान? इस पर मैंने कहा, जी काम से ही समझ लीजिए। फिर ऑटो वाला बोला, रहने के लिए होटल बुक कर लिया आपने? तो मैंने कहा, नहीं अभी जाकर देखूंगा। क्यों? तो इस पर ऑटो वाला बोला, साहब उधर ज्यादा होटल नहीं है, जो एक आध है वो भी अभी सीजन के टाइम पर भरे पड़े रहते हैं। होटल मिलना बहुत मुश्किल है वहां पर। कुछ ही देर में रिक्शा अपनी मंजिल यानी पहाड़वन पहुंच गई। रिक्शे वाले ने मुझसे भाड़ा लिया और वापस चला गया। तब घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4 बजे का। वहीं पास ही में 2-4 होटल नजर आ रहे थे, तो मैं उनमें कमरा मिलने की आशा लगाकर अंदर चला गया। मगर जैसा ऑटो वाले ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सारे के सारे कमरे पहले से ही बुक थे। बाकी होटलों का भी यही हाल था। थक हार कर होटल की तलाश में चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था, जहां पक्की सड़क खत्म और कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहीं पास ही में एक बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर रहने के लिए कोई जगह ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरा काम 1-2 दिन का है भी नहीं, करीब हफ्ता भर लग जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कच्चा रास्ता से सीधे थोड़ा जंगल वाली जगह पर एक बड़े से 2 मंजिला इमारत पर गई। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और चलते हुए उस इमारत की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं जब उस इमारत के पास पहुंचा तो पाया कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक होटल है। दरवाजे पर होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। बस यहाँ एक कमरा मिल जाए, ये सोचकर मैं उस होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। हालांकि होटल थोड़ा पुराना जरूर था, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यही सोचकर मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। रिसेप्शन पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने जोर से आवाज लगाया, कोई है यहाँ पर? कमरा मिलेगा?
आवाज लगाकर मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बोला, जी कमरा मिलेगा, आइए। पर अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया। खैर, मुझे कमरा मिल गया, वही बड़ी बात है। जिसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ साथ जाने लगा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा यहाँ खाना तो मिल जाएगा ना? तो इस पर चाचा ने कहा, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको बाहर से खाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जंगल पार करिएगा तो आपको छोटा बाजार मिल जाएगा, वहीं खाना भी मिलेगा। चलते चलते चाचा एक कमरे के पास जाकर रुक गए। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला, चाबी मुझे पकड़ाई और फिर वहां से चलते बने। चाचा का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरा ठीक ठाक साफ सुथरा ही था, ज्यादा चीजें नहीं थी कमरे में। खैर, मैं अपना बैग एक कोने में रखकर पलंग पर गिर गया। ठंड का मौसम होने के कारण लगभग अंधेरा हो चला था। मैं इतना थक गया था कि पलंग पर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और इसी तरह लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर ये क्या, कॉरिडोर में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और बैग में से एक बैटरी टॉर्च लेकर वापस बाहर निकला। चलते चलते मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई लाइट क्यों नहीं जल रही। खैर, मुझे देर हो रही थी तो मैं होटल से बाहर निकल उस बाजार की तरफ जाने लगा जिधर का पता उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा था। लाइट तो दूर, एक आदमी तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई बाजार भी होगा, मगर जब उस बूढ़े आदमी ने कहा है तो शायद इधर ही होगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। सुबह के मुकाबले ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ मुझे छोटा सा बाजार जैसा नजर आया। 4-5 दुकानें थीं, मगर सारी बंद थीं। बहुत ढूंढने के बाद एक खुली हुई दुकान नजर आई। वो एक बहुत ही छोटा सा ढाबा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा झपकियां ले रहा था। मैं चलते हुए उस ढाबे के पास गया और ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, कुछ खाने को है या सब खत्म? आवाज सुन ढाबे वाला हड़बड़ाकर उठा और बोला, बाबूजी, रोटी आमलेट होगा। मैंने सोचा यही खा लेता हूं और कुछ मिलेगा भी नहीं। यही सोचकर मैंने उस आदमी को खाना लगाने के लिए बोल दिया और मेरे बोलते ही वो रोटियां सेकने लगा। इसी दौरान उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं लगता है, कहाँ रुके हैं? इस पर मैंने उस आदमी को अपने होटल का पता बताया तो मेरी सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पर वहां तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। इस पर मैंने कहा, अरे है होटल, आपको पता नहीं है। खैर, मैंने वहां खाना खाया और खाना पीना करके वापस होटल की तरफ लौटने लगा। रात अब तक काफी गहरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। चलते चलते मैं होटल के पास पहुंचा तो पाया कि अभी भी होटल में एक भी लाइट नहीं जल रही है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ होटल के अंदर गया।
मगर रिसेप्शन पर अभी भी कोई नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कैसा होटल है ये? एक भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से को काबू करके टॉर्च जलाकर अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। क्योंकि मैं काफी थका हुआ था तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गई कौन होगा। मैं बिस्तर पर से उतरकर दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके हाथ में एक बर्तन था जो दूसरे बर्तन से ढका हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, साहब आपको खाना चाहिए था ना, लीजिए। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, जब भूख लगी थी तब तो आप आए नहीं, अब जब खाना खा लिया है तो आ रहे हैं। इस पर उस बूढ़े ने कहा, साहब एक बार ढक्कन हटाकर देखिए तो सही। हालांकि मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी की बात मानी और प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया। तो ढक्कन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस प्लेट में एक कटा हुआ सर था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि जरूर ये कोई भूतिया मामला है। मैंने जोर से उस बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो होटल कब का बंद हो चुका है। असल में उस होटल में एक बार आग लग गई थी, तब से वहां ऐसा सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।